नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की पॉलिटिकल कहानी की जहां इलेक्शंस सिर्फ चुनाव नहीं होते, महायुद्ध होता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार की। बिहार की इलेक्शंस में हिस्ट्री, ड्रामा, लीगल ट्विस्ट और डेमोक्रेसी का फुल पैकेज मिलता है। तो चाय ले आइए, चलो शुरू करते हैं एक ज़बरदस्त जर्नी। बिहार इलेक्शंस, एक राजनीतिक कहानी। सबसे पहला बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ था 1952 में, एग्जैक्टली जब इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन हुआ। उस टाइम बिहार की पॉलिटिक्स कांग्रेस के अराउंड घूमती थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 168 के तहत हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और बिहार भी इससे अलग नहीं था। 1952 में 330 सीट्स थी और कांग्रेस ने इजीली मेजॉरिटी ली थी। लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इलेक्शंस कंडक्ट करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया के पास है, जो आर्टिकल 324 में लिखा गया है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो इंश्योर करती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो। 1970s के आते आते बिहार में हवा बदलने लगी। जेपी मूवमेंट ने पूरे राज्य में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को जगाया। जैसे ही इमरजेंसी, जो 1975 से 1977 के बीच हुई थी, लगी, बिहार वॉज वन ऑफ द हॉटबेड्स ऑफ रेजिस्टेंस। 1977 के इलेक्शन में जनता पार्टी ने कांग्रेस को हिला के रख दिया। ये वो वक्त था जब लोकतंत्र के लीगल और मॉरल फाउंडेशंस का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ। इमरजेंसी के बाद वोटर ने क्लियरली बोला, हम कॉन्स्टिट्यूशन भूलेंगे नहीं। फिर 1980s में कांग्रेस वापस आई, लेकिन सोशल जस्टिस की हवा चलने लगी थी और स्टेज सेट हो गया था लालू प्रसाद के एंट्री के लिए। 1990s में लालू ने जब पावर ली, बिहार पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर खुला। जनता दल के अंडर लालू बिकेम सीएम। उनका स्लोगन, भूरा बल हटाओ, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला। भूरा बल हटाओ ने कास्ट पॉलिटिक्स का गेम ही बदल दिया। इस दौरान बिहार के इलेक्शंस कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन का लीगल और पॉलिटिकल केस स्टडी बन गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज़ को लेकर डिबेट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, स्पेशली आफ्टर मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन। इलेक्शंस का मतलब सिर्फ वोट नहीं था, ये आइडेंटिटी, रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए प्लेग्राउंड बन गया। 2000 में बिहार के पॉलिटिक्स में और भी ड्रामा हुआ। एक तरफ लालू, दूसरी तरफ नीतीश कुमार एंड बीजेपी अलायंस। एक इंटरेस्टिंग लीगल ट्विस्ट 2005 के इलेक्शंस में आया। मार्च 2005 में असेंबली में हंग वर्डिक्ट आया। कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी नहीं ले पाई। गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नर का एक्शन जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ सकता है। रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में कोर्ट ने गवर्नर की रिपोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। ये केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक लैंडमार्क बना। गवर्नर्स डिस्क्रेशन वर्सेस डेमोक्रेटिक मैंडेट का परफेक्ट एग्जाम्पल। 2010 के बाद नीतीश कुमार ने गवर्नेंस और डेवलपमेंट का नैरेटिव चेंज किया। रोड्स, लॉ एंड ऑर्डर और एजुकेशन रिफॉर्म्स का एजेंडा लेकर एनडीए ने बम्पर विक्ट्री ली। इस दौरान बिहार के इलेक्शंस में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट हुआ। इलेक्शन कमीशन ने रैलीज, हेट स्पीच और मनी पावर के ऊपर क्रैकडाउन किया। लीगल कंप्लायंस का एक नया दौर शुरू हुआ। 2020 के इलेक्शन में एनडीए ने फिर जीत ले ली, लेकिन आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। वोटर टर्नआउट बढ़ा, सोशल मीडिया ने ह्यूज रोल प्ले किया। ईसीआई ने कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ एक लीगली सेंसिटिव इलेक्शन कंडक्ट किया। मास्क, सेंसिटाइजर्स, पोस्टल बैलेट्स, डिजिटल कैंपेन्स,
सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में फिट बैठाया गया। बिहार के इलेक्शंस की हिस्ट्री सिर्फ नेताओं की कहानी नहीं, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल चेक्स और बैलेंसेस और लोकतांत्रिक जन चेहरा का मिरर है। हर इलेक्शन में ड्रामा है, लेकिन उसके बीच छुपा है वोटर का पावर। सो अगले इलेक्शन में जब आप न्यूज़ देखें या वोट देने जाएं या सिर्फ पॉलिटिकल गॉसिप सुन रहे हों, याद रखिए बिहार के चुनाव देश के डेमोक्रेसी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल थिएटर है। थैंक यू।